हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों ऐसे एग्जाम्स जिनमें अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अच्छी का मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। आरआरबी जेई में इस साल ऑलरेडी जो है अनाउंसमेंट हो चुका है अप्रूव्ड वैकेंसीज का, जो 4098 है। जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज इसमें सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें ज़्यादातर वैकेंसीज परमानेंट वे वाला जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही एग्जामिनेशंस हैं, इन दोनों ही एग्जाम के अंदर हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पैटर्न है, वो थोड़ा-सा अलग काम करता है। दोनों में ही सीबीटी 1, सीबीटी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जैसी चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में अंतर भी आता है। साथ ही साथ सीबीटी 1 के जो मार्क्स हैं, वो इंक्लूड होंगे एक सब्जेक्ट में और दूसरे के में इंक्लूड नहीं होंगे, वो सिर्फ़ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है। करेक्ट? तो आइए जानते हैं, आपके लिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी डाउट है कि वो एसएससी की तैयारी करें या आरआरबी की तैयारी करें, तो कैसे जो है आप डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, इस वीडियो के बाद आशा करूँगा कि आपके लिए ये एकदम क्लियर हो जाए। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं आप सभी के लिए एसएससी और आरआरबी का जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता हूँ। कौन-सा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ यूट्यूब पर कंप्लीट थ्योरी के साथ? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन के साथ उस सब्जेक्ट का नाम बताइए। वो सब्जेक्ट जो ज़्यादातर लिखा होगा या ज़्यादा बार लिखा जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, वो सब्जेक्ट आपके लिए एसएससी और आरआरबी के स्तर पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जब वो सब्जेक्ट हो तो आप उसको मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। पहले एक बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूँ यहाँ पर एसएससी और आरआरबी के अंदर। एसएससी यहाँ पर जो हो जाता है, ये हमारा एक सेंट्रल डिपार्टमेंट का एक कोर यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जिसमें आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। और यहाँ से आपको सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सेंट्रल वाटर कमीशन इस जैसे एलीट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जाने का मौका मिलता है एज़ जूनियर इंजीनियर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती है, पॉलिसी लेवल एग्जीक्यूशन तक आप पहुँच सकते हैं और टेक्निकल प्रेस्टीज भी आपके पास मौजूद रहती है। मैं बात करता हूँ आरआरबी जेईई की। आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम है, ये रेलवे बोर्ड कंडक्ट करवाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्केल, डायनामिक फील्ड वर्क और ऑपरेशनल यहाँ पर क्रिटिकैलिटी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक जो है, बीटेक यहाँ पर आरआरबी में हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है और एसएससी भी हर पर्टिकुलर एसएससी के अंदर भी आप लोग हर एक पोज़ीशन के लिए एप्लीकेबल हो अगर आप डिग्री से हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आरआरबी में जितनी भी पोस्ट हैं उन पर आप एलिजिबल हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एसएससी में आप हर एक उसके लिए एलिजिबल है डिपार्टमेंट के लिए, एक्सेप्ट एमईएस और बीआरओ, जिसमें 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो। अब वैकेंसी की हम बात करें, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो वैकेंसी है वो अचानक से यहाँ पर सर्ज आया है, यानी कि 4000 वैकेंसीज देखने को मिली हैं और एसएससी में ऑन एन एवरेज जो वैकेंसीज हैं वो इतनी ही रहती हैं, 1400, 1200, 1400, 1200 ऐसे नंबर में घूमती रहती हैं। 5 से 10 लाख लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और फाइनली लेस देन 1% है जो सक्सेस रेट तक पहुँचते हैं और उसके पीछे का रीज़न है जो हमारी कंसिस्टेंसी में कमी आ जाती है वो। ना कि ये कि भाई यहाँ पे सीट कम है या वो है, क्यों भाई सीट कम है तो कोई तो पहुँच रहा है, आप क्यों नहीं पहुँच रहे? बात तो वो है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पहुँचेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, दोनों ही यहाँ पर हर साल होते हैं। आरआरबी जो है पहले इर्रेगुलैरिटी के साथ हो रहा था, अभी इस साल हुआ है, अब दोबारा से इसकी जो अप्रूव्ड वैकेंसी है वो आ चुकी हैं। अगर एग्जामिनेशन स्टेज की बात करूँ, यहाँ पे भी आपका 2 सीबीटी होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, यहाँ पे भी आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2, दोनों के मार्क्स जोड़ करके मेरिट आती है। यहाँ पर आपका पहला स्टेज जो होता है वो स्क्रीनिंग होता है केवल और दूसरा जो होता है वो फाइनल मेरिट बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर टेक हैवी डोमिनेट करता है बोथ टीयर्स में। अगर हम बात करें सीबीटी 1 में, तो एसएससी के एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 में आपको 200 सवाल मिलते हैं, जिनमें से आपके 100 सवाल नॉन टेक के होते हैं, 50 हो जाते हैं रीजनिंग और यही सब जो हम पढ़ते हैं ना, एप्टी वगैरह, और 50 हो जाते हैं जीके वगैरह के सवाल और बाकी जो बचे आपके 100 सवाल टेक के रहते हैं। लेकिन अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूँ, तो सारे के सारे 100 के 100 सवाल इसमें आपके टेक के ही रहते हैं, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट ही इसमें पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग टियर 1 में रहती है आपकी 0.25 और 1 मार्क्स रहता है आपका टियर 2 में, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन को सही करने पे 3 नंबर मिलते हैं और अगर आप गलत करते हो 1 नंबर कटता है, तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी 2 में।
यहाँ हम बात करते हैं सीबीटी 1 आपका जो आरआरबी का है कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होता है और टेक जो होता है वो सिर्फ आपको सीबीटी 2 में मिलता है। यहाँ पे भी नॉन टेक आता है लेकिन टेक भी आता है। 50 क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं और 100 क्वेश्चन टेक के होते हैं। हर स्टेज में 1/3 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे सर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फ्लो की एलिमिनेशन राउंड की तो 200 मार्क्स 2 घंटे में आपको यहाँ पर लाने हैं। 50 रीजनिंग, 50 जीके, 100 टेक। 100% इसमें कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है। एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनल मेरिट इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहला स्टेज होता है ना आरआरबी का, ये होता है इसमें जिसमें हम लोगों को जीरो टेक्निकल नॉलेज पूछी जाती है, सिर्फ नॉन टेक पूछा जाता है यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 150 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं, 120 मिनट रहता है। 100 टेक, 50 नॉन टेक के क्वेश्चन है जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट जैसे नॉन टेक सब्जेक्ट आते हैं और ये प्योरली सीबीटी 2 पर ही बेस्ड होता है। सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डीप फोकस होता है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन जैसे सब्जेक्ट्स पर। हाई वेटेज कोर्स स्ट्रक्चरल डिजाइन आईएस 456, आईएस 800 पर रहता है। और आरआरबी के अंदर कंप्यूटर के एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, एडवांस इंजीनियरिंग मैथ एंड कोर जनरल साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स, ये दो ऐसे सिलेबस है जो दोनों में अलग अलग है। कॉमन सिलेबस की मैं बात करूं, बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, स्टील, सोम, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों ही एग्जाम में कॉमन रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके यहाँ पर दोनों की। अगर एसएससी जेई की बात करूँ, टाइम का प्रेशर इसमें आपके पास ज्यादा रहता है, साथ ही साथ टेक्निकल डेप्थ भी इसमें ज्यादा रहती है। और रही बात आपकी कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी की, वो तो आप पूछो ही मत। अभी जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट आपके एसएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन था, उसके अंदर जो सवालों का स्तर था वो बहुत अच्छा था। ये स्तर वही था जिसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब पहली बार यहाँ पर जब सब्जेक्टिव पेपर को हटा करके यहाँ पर एक एमसीक्यू जो है लेकर के आया गया था मेंस में, मैंने उस टाइम भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए तैयार किया था, करेक्ट? लेकिन उस टाइम बहुत ही बेकार और बहुत ही आसान सवाल आए थे जो सीबीटी 1 के लेवल के ही थे। और उस टाइम मेरे को बहुत लोगों ने ये बोला कि अरे यार देखो कितना ज़्यादा जो है हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये थोड़ी आएगा, देखो कितने आसान आया। हम फर्जी क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, हमारे बच्चे को देखो बेनिफिट हुआ, बेनिफिट मेरे वाले को भी हुआ। इट इज़ जस्ट मेरे वाला जो स्टूडेंट है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आज भी अगर वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वो निकाल पा रहे होंगे। किसी ने अगर मान लो मेरे वो सेशंस आज देखे होंगे ना, वो आज निकल पा रहे होंगे। सामने वाले ने जिसने वही आसान सवाल करवाए हैं, आसान कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस आज कोई बच्चा देख रहा होगा, निकाल ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम में, तो मैं लिख के देने को राज़ी हूँ। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो कैलकुलेशन ही अलग है, वो सवाल ही अलग है जिनसे आज के दिन सीबीटी 2 निकाला जा सकता है। मेरा 4 साल पुराना लेक्चर भी अगर कोई उठाएगा, 3 साल पुराना लेक्चर भी कोई उठाएगा ना मेंस का, एसएससी जेईई के, वो भी अगर उठा करके पढ़ोगे तो भी तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा आज के दिन। ये जो सबसे डिफिकल्ट पेपर बोला जा रहा है ना 2025 का, डिफिकल्ट नहीं है, तुमने नहीं पढ़ाया, प्रॉब्लम वो था। बच्चा तुम्हारे पास आया पढ़ने के लिए, बट तुमको पढ़ाना था, ठीक है? डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट होता है जो नहीं पढ़ाया वो आ गया, वो डिफिकल्ट कहलाता है। और वही सेम चीज पढ़ रखी होती है तो बोलते हैं आसान था। आसान डिफिकल्ट कुछ नहीं होता इसमें, करेक्ट? जो डिफिकल्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल ऐसी कोई चीज आ गई जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सिलेबस में ही नहीं थी, वो आ गई एकदम से। या ऐसा कोई सवाल आ गया जो क्वेश्चन करने बैठ रहा है बच्चा और पूरा टाइम लगा दे रहा है, फिर भी उसका आंसर जो है लास्ट में आकर के बहुत बाद में आ रहा है, उसको 2-2 3-3 4-4 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट 6 मिनट लग रहे हैं एक सवाल पे, वो होता है डिफिकल्ट। सिलेबस से चीज आई है ना, तो वो डिफिकल्ट कहना उसको सही नहीं है। तो आपने नहीं पढ़ाया सर, इसलिए आप उसको डिफिकल्ट बोल रहे हो, ठीक है? अदरवाइज इट वाज अप टू द मार्क। मैंने एसएससी जेईई का एग्जाम निकाला है 2017 वाला, 2018 में जो हुआ था, उस टाइम पे मेंस का जो पेपर था सब्जेक्टिव था, निकाला ना मैंने, मैंने निकाला। और मैं यही सोच करके गया था, एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये जो पेपर आएगा अच्छे लेवल का आएगा, और मैं उसी की तैयारी करके गया और मेरा निकला एग्जाम। तो ये थोड़ा अंतर होता है यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को अगर हम डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम डिस्कस करते हैं। अगर आरआरबी की मैं बात करूं बेटा, इसके अंदर मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा आपको याद रखना पड़ता है इसमें। और नॉन टेक का जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो आप पूरा पेपर 1 नॉन टेक, पेपर 2 में भी आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ रहा है। सैलरी और उसकी बात करूं मैं, देखो दोनों की सैलरी में कोई बहुत अंतर नहीं है। 55,000 तक का ही इन हैंड सैलरी आता है। ये थोड़ा वेरी करता है क्योंकि हम कौन से सिटी में है, किससे कहाँ पे पोस्टिंग है, उसके आधार पे एचआरए वगैरह XYZ के आधार पे बदलता रहता है।
अब यहाँ पर एसएससी जेई जो है, यहाँ पर थोड़ा कैश हैवी मतलब यहाँ पे पर्क्स के मामले थोड़े से आप कह सकते हो, कैश इसमें इन हैंड सैलरी ज़्यादा मिल जाती है और यहाँ पर आपका पर्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं रेलवेज में। आपको फर्स्ट क्लास रेलवे पास मिल जाता है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। डेडिकेटेड रेलवे का क्वार्टर मिल जाता है अगर एचआरए नहीं है तो। हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही साथ बोनस मिलता है आपको, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होता है, अप टू 78 डेज तक की सैलरी उसमें दी जाती है, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए तुमको। डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर सबसे इलीट डिपार्टमेंट जिसको बोला गया है वो है सीपीडब्ल्यूडी, फिर है एमईएस, फिर है सीडब्ल्यूसी और फिर आता है बीआरओ। वहीं अगर मैं जोनल मशीनरी की बात करूं आरआरबी की, तो इसमें सबसे ऊपर आता है परमानेंट वे। थोड़ा सा इसमें क्या है, ट्रैक मेंटेनेंस का काम होता है, फील्ड जॉब बहुत ज्यादा इसमें से रहती है, मैसिव फील्ड वर्क लिखा हुआ है। वर्क जो होता है मेंटेनेंस करते हैं हम रेलवे बिल्डिंग्स का, क्वार्टर का, स्टैंडर्ड का, ब्रिजेस, आप बेसिकली ब्रिज मेंटेन करते हो, और डिजाइन ड्राइंग हो गया, 100% डेस्क जॉब रहती है इसमें। लाइफस्टाइल देखेंगे, ये एक व्हाइट कॉलर इंजीनियर की नौकरी होती है। इसमें आप प्राइमरी ऑफिस, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हो। बैलेंस आपका जनरल 9 to 5 का जॉब है, वीकेंड ऑफ रहता है इसमें। मॉडरेट इसमें स्ट्रेस है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास जो आ रही है तनख्वाह उसमें खुश हो तो स्ट्रेस इतना नहीं है इसके अंदर भी। एनवायरमेंट, रेलवे ट्रैक, यार्ड, वर्कशॉप, ऐसी जगहों पे रहोगे, एक्सपोज टू वेदर रहोगे। हाईली डिमांडिंग जॉब है, रात को भी इंस्पेक्शन का कॉल आ सकता है, इमरजेंसी का कॉल आ सकता है, 24/7 घंटे में से कभी भी फोन आ सकता है, आपको जाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि जाना पड़ेगा हर टाइम पे, बट आया तो जाना पड़ेगा। स्ट्रेस, हाई ऑपरेशनल स्ट्रेस रहता है। पैसेंजर सेफ्टी डिपेंड करती है हमारे क्लियरेंस पे। आपने क्लियरेंस दिया है ट्रैक को तो फिर ठीक है, नहीं दिया तो फिर और अच्छी बात है, लेकिन दिया और कोई दिक्कत आ गई तो आप अकाउंटेबल हैं, ठीक है। आपको भी पता है आजकल जो माहौल है देश में, अकाउंटेबिलिटी जो नेता है वो नहीं लेता। नेता अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, कौन लेगा? वो तुम्हारे ऊपर डालेंगे कि तुमने किया, समझे? अपने आप को बचाने के लिए। इसको बोलते हैं स्केप गोट स्ट्रैटेजी, जिसमें तुम हो एक गोट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर काफी कुछ आधारित रहता है, निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं करियर एस्केलेटर का। अगर मैं 15 साल की बात करता हूँ, 15 साल में आप जूनियर इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंच सकते हो। ये एक टाइम बाउंडेड प्रमोशन है, प्रिडिक्टेबल है, इसमें परफॉर्मेंस से कोई लेना देना इतना ज्यादा नहीं है, अनटिल अनलेस तुम कुछ बड़ा ही कांड ना कर दो। वही मैं बात करता हूँ आरआरबी में, तो यहाँ पर आप लोग एडीईएन यहाँ तक पहुंचते हो। इसमें आपको थोड़े एग्जाम्स निकालने पड़ते हैं अगर आप फास्ट ट्रैक चाहते हो तो। सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहती है चीज़ें, और उसके बाद आपको एग्जाम निकालने हैं, तब जाकर के आप ये असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर तक, गजेटेड पोजीशन तक पहुंच सकते हो। दोनों में ही आप गजेटेड ऑफिसर तक पहुंच सकते हो अगर आप चाहते हो तो। दोनों को ही उस वे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हो। अब देखो, तुमको मैं समझाऊं एक चीज, तुम अभी मत डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम तैयारी शुरू करो दोनों की। अब दोनों की तैयारी कैसे करोगे वो मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में अपन देखो फाउंडेशन पे काम करते हैं। फाउंडेशन क्या है इसमें, सबसे देखो दोनों का ही नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आने वाला है। एक ने अप्रूव्ड वैकेंसी बता दिया, एक ने अपने पिछले एग्जाम का पूरा एग्जाम का रिजल्ट भी देने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा। यहाँ पे पहले तुम फोकस करो अपने जो ये बीएमसी, सर्वे, एफएम, इस तरह के जो सब्जेक्ट है ना, उन पे फोकस करो पहले 1 से 2 महीना। डेली 1 घंटा देना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को और करंट अफेयर को, ठीक है। करंट अफेयर एक बार को रहने दो, अभी भी ना पढ़ो, लास्ट में पढ़ लेना, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दो, उसको प्रैक्टिस चाहिए। उसको कम टाइम में आपको कैसे करना है, देखो एप्टीट्यूड का ये जो रीजनिंग विजनिंग के सवाल होते हैं ना, आप आराम से कर सकते हो। डज नॉट मैटर आपने कितनी अच्छी तैयारी की है कि नहीं। यहाँ पे जो अंतर आता है ना तैयारी किए हुए स्टूडेंट और तैयारी ना किए हुए स्टूडेंट में, वो क्या है पता है? कि तैयारी किया हुआ स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेगा, और नहीं तैयारी किया हुआ स्टूडेंट उसी सेम क्वेश्चन को लेट सॉल्व करेगा। सॉल्व दोनों कर लेंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा आपसे वहां पे कोई। इसके बाद जब हम 3 से 4 महीने हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पहले 2 महीने में हो गया, तीसरे चौथे महीने में अपन सोम, आरसीसी, स्टील जैसे सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, और साथ ही साथ आरआरबी का जनरल साइंस और एसएससी का एस्टिमेटिंग वगैरह पार्ट भी शुरू करेंगे। मॉक फेज 5वें महीने से अपन मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, ताकि हम लोग एसएससी का टीयर 1 टेक मॉक देंगे और आरआरबी का सीबीटी 1 का नॉन टेक का मॉक देंगे, क्योंकि अभी तक हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है। और 6th मंथ में फुल लेंथ हम लोग सीबीटी सिमुलेटर लगाएंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले से। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनने होते हैं कि जब भी कोई हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या जब भी हम कोई सवाल लगा रहे हैं, नए सवाल लगा रहे हैं, या फिर जब भी हम कभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उन हर जगहों पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो हमने कभी नहीं पढ़ा। वो जो कभी नहीं पढ़ा उसको अपन नोट्स में लिखेंगे, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स। और कभी नहीं पढ़ा का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम 100 साल में एक बार कोई चीज़ पूछी जा रही है उसको नोट कर ले रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 100 साल में एक बार आएगी, अभी कब आएगी दोबारा, यू नेवर नो।
पर ऐसी चीज़ जो हाँ, आती ही रहती है एग्ज़ाम में लेकिन आपने नहीं पढ़ा, बार-बार क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में उसका आ रहा है, ऐसी चीज़ों को आप नोट करें। एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन आपकी हेल्प करता है। एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन आपकी हेल्प कैसे करता है? आप लोग जब एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहाँ पर एसएससी का फाउंडेशन कोर्स मिलता है। आप उसको जॉइन करो। उस कोर्स में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ। आपको मैं जो सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन। वो भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे मेंस में भी वही काम आएगा, ठीक है? दूसरा जो नॉन टेक है आरआरबी का और एसएससी का वो भी इसी में कवर होगा। तो अभी के अभी एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन को इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, ठीक है? अभी देखो जैसे यहाँ पे सीआईएल वगैरह का चल रहा है इतना कुछ। अच्छा और उसी के साथ-साथ तुम एक काम भी कर सकते हो कि अभी ना अपन एक वर्कशॉप करवा रहे हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। देखो तुमको जिस लेवल पे पहुँचना है, ये देखो आरआरबी, जेईई, सीबीटी 2 का कोर्स आ गया ना, तुम्हें जिस लेवल पे पहुँचना है, बहुत टाइम बाद 15 साल बाद तक मैं मान के चलता हूँ, उसके लिए मैं तुमको किसी से मिलवाता हूँ। ठीक है? आपके लिए एक वर्कशॉप मैं करवा रहा हूँ, जिसमें जो गेस्ट है ना, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। ऋषभ विजयवर्गीय जो हैं, ये एज़ अ गेस्ट आएँगे और ये हैं यूपीएससी के एआईआर 73 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ये पोस्टेड हैं डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन पर। ये आएँगे और ये आपको पूरी गाइडेंस देंगे आपके एग्ज़ाम्स को तैयारी को लेकर के। इसने कैसे करी, इन्होंने कैसे तैयारी करी, वो ये भी बताएँगे और साथ ही साथ आपको जो और हेल्प हो सकती है, ये वो भी करेंगे। आपको सिर्फ़ सिंपली यहाँ जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है अपना, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेज़ नहीं है इसके। किसी भी तरह से आपसे कोई भी चार्जेज़ नहीं लिए जाएँगे। आप सिंपली इसमें रजिस्ट्रेशन करिए और आप एग्ज़ाम को लिखना आप वर्कशॉप को जॉइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर कभी भी आपको जो है और कुछ भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए होगी, तो मैं एक काम करूँ, मैं आपको अपना नंबर देके जाऊँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अपना नंबर भी देके जाता हूँ। आप जो है कभी भी आपको किसी भी प्रकार का मेरे से कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो, पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है? इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। द नंबर इज़ 8368886452। तो मेरे को कॉल करो इस नंबर पे और इस नंबर पे कॉल करके 8368886452 पर आप कॉल करके आपकी जो भी दिक्कतें हैं मेरे से बात करो, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है? बाकी यही था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर दे पाया होऊँगा। कुछ भी और चाहिए हो कमेंट बॉक्स में आप सेक्शन में बताइए और मैं ज़रूर आपको उसमें हेल्प आउट करूँगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।